हेलो स्टूडेंट्स, लीगल वोकैब बाय सौम्या में आपका हार्दिक स्वागत है। हम सेक्शन 18 तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कंप्लीट कर चुके हैं। अब सेक्शन 19, 19A, सेक्शन 20, 21 और आगे के भी सेक्शंस को हम पढ़ेंगे आज। आशा है आप सबको वीडियो पसंद आएगी और पसंद आए तो शेयर, लाइक, कमेंट करना ना भूलिएगा। और अपनी कोई भी क्वारीज़ हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं। हम उसका बिल्कुल जवाब देंगे। आप कोशिश करेंगे कि आपको सही से सही जानकारी आप तक पहुंचाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सेक्शन 19 क्या कह रहा है कि वॉइडेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट्स विदाउट फ्री कंसेंट, मतलब उन एग्रीमेंट्स की वॉइडेबिलिटी हो जाती है जो कि फ्री कंसेंट के बिना दे रही है। जैसे कि जब कंसेंट को एग्रीमेंट काउस करता है कोअर्जन से, फ्रॉड से, रिप्रेजेंटेशन से, एग्रीमेंट जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का वॉइडेबल हो जाता है एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड। वो पार्टी वॉइडेबल घोषित कर सकती है उसको जब जिसकी कंसेंट नहीं दी गई है, जिसकी कंसेंट दी गई है, जिसने कंसेंट दी है अपनी, वो अवॉइडेबल कर देगा अगर उससे बाय फ्रॉड, बाय कोअर्जन और बाय मिस रिप्रेजेंटेशन से वो हामी भरवाई गई है एग्रीमेंट की। पार्टी कॉन्ट्रैक्ट के हुज कंसेंट जो कि फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन से हुआ है, अगर वह सोच थिंग्स फिट, इफ़ ही थिंग्स फिट इंसिस्ट दैट द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी परफॉर्म्ड, कि अगर उसे लगता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म किया जाना चाहिए, तो ही शैल बी पुट ऑन द पोजीशन इन विच ही वुड हैव बीन इफ द रिप्रेजेंटेशन मेड हैव बीन ट्रू। यानी कि उसको इस पोजीशन पे रखा जाएगा कि उस कि वो ऐसा होता अगर वो रिप्रेजेंटेशन ट्रू होता। एक्सेप्शन है इसका, अगर सच कंसेंट कॉज मिस रिप्रेजेंटेशन या साइलेंस के द्वारा या फ्रॉडुलेंट हुआ है, सेक्शन 17 जो कि हम पढ़ चुके हैं उसके अंतर्गत होता है, तो अंदर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग होता है, अंडर होता है, तो द कॉन्ट्रैक्ट होता है नेवरदलेस इज नॉट वॉइडेबल, नहीं कहलाएगा। इफ़ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉज एट द मीन्स ऑफ डिस्कवरिंग द ट्रुथ विद ऑर्डिनरी डिलीजेंस। Explanation: if fraud or misrepresentation which did not cause the consent to a contract of the party, अगर fraud है और misrepresentation है जो कि consent cause नहीं करती है to a contract of the party on whom such fraud was practiced, जिस पर fraud किया गया है, to whom such misrepresentation was made, does not render a contract voidable। ये exception का ही explanation है जो है, जैसे कि आप इलस्ट्रेशन से अच्छे से समझ सकते हैं कि इंटेंडिंग टू डिसीव बी, ए ने इंटेंड किया बी को डिसीव करने के लिए, फॉल्सली रिप्रेजेंट कर रहा है दैट 500 माउंट्स ऑफ इंडिगो आर, फॉल्सली रिप्रेजेंट कर रहा है ए मेड एनुअली एट एज फैक्ट्री एंड देयर बाय इंड्यूसेस बी टू बाय द फैक्ट्री। जो कॉन्ट्रैक्ट है वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ बी, बी उसे वॉइडेबल घोषित कर सकता है। ए बाय मिस रिप्रेजेंटेशन से लीड्स बी इरोनियसली, गलती से, टू बिलीव दैट 500 mounts of indigo are made annually at Ace factory. B examines the accounts of the B factory which show that only 400 mounts of indigo have been made. After this B buys the factory कर लेता है, तो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो वॉइडेबल नहीं होगा ऑन अकाउंट ऑफ इज मिसरिप्रेजेंटेशन। ए फ्रॉडुलेंटली इन्फॉर्म, सी कह रहा है, सी पॉइंट है कि ए फ्रॉडुलेंटली इन्फॉर्म्स बी दैट एज स्टेट इज़ फ्री फ्रॉम एनकम्ब्रेंस। ए ने फ्रॉडुलेंटली इन्फॉर्म किया बी को कि ए की स्टेट जो होती है वो कि सब एनकम्ब्रेंसेस से फ्री है। बी देयर अपॉन बाइज द स्टेट, बी इसलिए बाय स्टेट को उस एस्टेट को बाय कर लेती है। एस्टेट इज सब्जेक्ट टू ए
लेकिन जो एस्टेट होती है वो मॉर्गेज होती है। बी में इधर अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, ये कर सकती है ये, और में इंसिस्ट ऑन इट्स बीइंग कैरिड आउट, और उसको अवॉइड कर सकती है कॉन्ट्रैक्ट को, और वो इंसिस्ट कर सकती है कि कैरी ना किया जाए एंड द मॉर्गेज डेट रिडीम किया जाए। बी हैविंग डिस्कवर्ड ए वेन ऑफ ओर ऑन द एस्टेट ऑफ ए, adopts means to conceal and does conceal भी करता है। the existence of the ore from D point है A, though O is ignorance, B is enabled to buy the estate of an undervalue, the contract is voidable at the option of A. A is entitled, E point है illustration है, A is entitled to succeed to an estate at the death of B, मतलब ए इंटाइटल्ड है सक्सीड करने के लिए कि स्टेट को बी के डेथ पर बी डाइज हो जाता है। सी हैविंग रिसीव्ड इंटेलिजेंस ऑफ बीज इन डेथ प्रिवेंट्स द इंटेलिजेंस रीचिंग ए एंड दस इंड्यूसेस ए टू सेल his interest in the state. The sale is voidable at the option of A. आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको। कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछिएगा, कोशिश करूँगी कि आपको आंसर दे सकूँ। चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे बढ़ते हैं। सेक्शन 19A, पावर टू सेट असाइड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो पावर कॉन्ट्रैक्ट को सेट असाइड रखने की जो कि अंडर इन्फ्लुएंस से प्रभावित है। पढ़ लेते हैं इसको। व्हेन कंसेंट जो एग्रीमेंट का है वो कॉज किया गया है अंडर इन्फ्लुएंस से, जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज सो कॉज्ड, जिसकी वो पार्टी उसको वॉइडेबल घोषित करेगी जिसको ये अंडर इन्फ्लुएंस कॉज किया गया है जिस पे। एनी सच कॉन्ट्रैक्ट में बी सेट असाइड, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट सेट असाइड होगा इधर एब्सोल्युटली या फिर पार्टी जो कि एंटाइटल्ड है अवॉइड करने के लिए it has received any benefit thereunder upon such terms and conditions as to the court may seem just. Illustrations इसके जान लेते हैं। as A's son has forged B's name to a promissory note, जो आपको promissory note होता है उस पर एक सन ने फोर्ज किया धोखाधड़ी से बीज नेम को नेम टू ए प्रोमिसरी नोट में कर देता है। बी अंडर थ्रेट ऑफ परसिक्यूटिंग A's son obtains a bond from A for the amount of the forged note. If B sues on this bond, अगर B इस बॉन्ड पर सू करता है उसे, द कोर्ट में सेट द बॉन्ड असाइड। B है ए मनी लैंडर एडवांस करता है ₹100 टू बी एंड एग्रीकल्चरलिस्ट जो होता है, और बाय अंडर इन्फ्लुएंस से इंड्यूस करता है बी टू एग्जीक्यूट ए बॉन्ड फॉर रुपीज़, कि बॉन्ड को एग्जीक्यूट करे। अंडर इन्फ्लुएंस से करता है कि ₹200 का बॉन्ड, तो क्या होता है विद इंटरेस्ट एट 6% पर मंथ पे जो कोर्ट है वो बॉन्ड को असाइड रख देगी, अलग रख देगी, और ऑर्डरिंग करेगी बी को टू रीपे ₹100 विद सच इंटरेस्ट एज मे सीम जस्ट। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा आपको। सेक्शन 20 पढ़ते हैं। एग्रीमेंट वॉइड वेयर बोथ पार्टीज आर अंडर मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट। एग्रीमेंट वो वाले भी वो वॉइड होगा जो भी पार्टीज़ हैं दोनों मिस्टेक के अंदर एज टू मैटर ऑफ फैक्ट के अंदर काम कर रही हैं। सेक्शन 20 कह रहा है वेयर बोथ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट आर अंडर ए मिस्टेक एज टू ए मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू द एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट वॉइड होगा। एक्सप्लेनेशन गलती से ओपिनियन जो है एज टू द वैल्यू ऑफ द थिंग्स विच फॉर्म्स द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एग्रीमेंट, जिसने सब्जेक्ट मैटर एग्रीमेंट का फॉर्म किया है, एंड इज़ नॉट टू बी डीम्ड अ मिस्टेक, ये डीम नहीं किया जाएगा, मिस्टेक को डीम नहीं किया जाएगा, मतलब समझा नहीं जाएगा एज टू मैटर ऑफ फैक्ट। एक्सप्लेनेशन है ये। अब इसके इलस्ट्रेशंस जान लेते हैं हम। ए एग्रीज टू सेल टू बी ए स्पेसिफिक कार्गो ऑफ गुड्स,
मतलब ए जो है वो बेचना चाहता है बी को, एग्रीमेंट होता है उनके बीच में कि स्पेसिफिक कार्गो ऑफ गुड्स को सपोज टू बी ऑन इट्स वे फ्रॉम इंग्लैंड टू बॉम्बे बेचने की कोशिश करता है, बेचने की एग्रीमेंट करता है ए बी को। इस ये पता लगता है, टर्न्स आउट दैट बिफोर ए पॉइंट है, डे ऑफ बार्गेनिंग, मतलब पहले बार्गेनिंग से शिप जो है वो कार्गो को ले जाता है, कास्ट अवे कर देता है, गुड्स लॉस्ट एंड द गुड्स लॉस्ट हो जाते हैं। नीदर पार्टी वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट्स, कोई भी पार्टी इससे अवेयर नहीं थी इस चीज़ से, एग्रीमेंट वॉइड होगा। यहाँ पे ए एग्रीज टू बाय फ्रॉम बी ए सर्टेन हॉर्स, ए एग्री करता है बाय करने के लिए बी से एक सर्टेन हॉर्स। इट टर्न्स आउट दैट द हॉर्स वाज डेड एट द टाइम ऑफ द बार्गेन। ऐसा हो जाता है कि बार्गेन के टाइम पे हॉर्स जो है वो मर जाता है, तो नीदर पार्टी अवेयर नहीं थी कोई भी, तो अग्रीमेंट वॉइड होगा इसमें भी। ए बीइंग एंटाइटल्ड टाइम ऑफ द बार्गेन, ये हो गया आपका सी पॉइंट। A being entitled to an estate of the life of B agrees to sell it to C. B was dead at the time of the agreement, but both the parties were ignorant of the fact. The agreement is यहाँ पे भी void होगा। यही सेक्शन 20 कह रहा है हमारा। अब सेक्शन 21 पे आते हैं, जो कह रहा है इफ़ेक्ट ऑफ मिस्टेक्स एज टू लॉ। लॉ की मिस्टेक्स का इफेक्ट। ए कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट वॉइडेबल, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा क्योंकि ये बाय मिस्टेक एज टू एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया, इंडिया में जो लॉ है उसकी मिस्टेक से हुआ है, मिस्टेक हुआ है उसकी मिस्टेक, सॉरी उसकी मिस्टेक से नहीं, एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइडेबल नहीं होगा क्योंकि इट वॉज कॉज बाय मिस्टेक एज टू एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया, बट मिस्टेक एज टू लॉ नॉट इन फोर्स इन इंडिया हैज़ द सेम इफेक्ट एज ए मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट वाला वॉइडेबल होते हैं, और मिस्टेक एज टू लॉ नॉट इन फोर्स इन इंडिया वाला वॉइडेबल होगा, लेकिन मिस्टेक एज टू एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया वो वॉइडेबल नहीं होगा। इलस्ट्रेशन, ए एंड बी मेक ए कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ग्राउंडेड ऑन द इरोनियस बिलीफ दैट ए पर्टिकुलर डेप्ट इज बार्ड बाय द इंडियन लॉ ऑफ लिमिटेशन। पर्टिकुलर जो ऋण है, डेप्ट है, उसको बार्ड है वो बाय द इंडियन लॉ ऑफ लिमिटेशन। द कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट वॉइडेबल क्योंकि ये लॉ का मिस्टेक था, लॉ सॉरी क्योंकि ये मिस्टेक जो हुई है एज टू लॉ से हुई है, मिस्टेक एज टू एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया। सेक्शन 22 कॉन्ट्रैक्ट कॉज बाय मिस्टेक ऑफ वन पार्टी एज टू मैटर ऑफ फैक्ट। अब पढ़ते हैं कॉन्ट्रैक्ट जो है सेक्शन 22, कॉन्ट्रैक्ट कॉज बाय मिस्टेक ऑफ वन पार्टी। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक पार्टी की मिस्टेक से हुआ है, क्यों, मैटर ऑफ फैक्ट्स के से रिलेटेड है। ए कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट वॉइडेबल, यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होगा क्यों, केवल इसलिए कि वाज कॉज बाय वन ऑफ द पार्टीज टू इट बीइंग अंडर मिस्टेक एज टू ए मैटर ऑफ फैक्ट से, तो वो भी वॉइडेबल नहीं होगा। सेक्शन 23, सेक्शन 23 व्हाट कंसिडरेशंस एंड ऑब्जेक्ट्स आर लॉफुल एंड व्हाट नॉट। कौन से कंसिडरेशंस एंड ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं लॉफुल होते हैं, कौन से नहीं होते हैं वो जान लेते हैं। द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज़ लॉफुल अनलेस इट इज़ फॉरबिडन बाय लॉ। जब तक कि वो कंसिडरेशन जो होता है और ऑब्जेक्ट होता है वो लॉफुल होगा जब तक कि वो लॉ से लॉ के द्वारा फॉरबिड ना किया गया हो, इट रोका ना गया हो। इज़ ऑफ सच अ नेचर दैट इफ, और या फिर इज़ ऑफ सच अ नेचर इस तरीके का प्रकृति का होगा कि इफ़ परमिटेड इट वुड डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ, कि अगर उसे परमिट किया जाता है तो वो किसी प्रोविजंस, लॉ के किसी भी प्रोविजन को डिफीट कर रहा है, या फिर इज़ फ्रॉडुलेंट हुआ है या फिर इन्वॉल्व्स और इम्प्लाइज इंजरी टू द पर्सन और प्रॉपर्टी ऑफ अनदर, और कोर्ट रिगार्ड्स इट टू बी इमोरल कह रहा है, समझ रहा है, और रिगार्ड करता है और अपोज करता है पब्लिक पॉलिसी को ये चीज़। इन ईच ऑफ दीज केसेस द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज सेड टू बी अनलॉफुल कहलाएगा। सीधी सी बात है भाई, कोई भी कंसिडरेशन अगर वो और ऑब्जेक्ट जो है एग्रीमेंट का वो अनलॉफुल कब होगा, जब वो ये सब चीज़ें से जो मैंने अभी पढ़ी
उससे रिलेटेड होगा, वो फ्रॉडुलेंट होगा या फिर नेचर परमिटेड, डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ करेगा, फॉरबिडन बाय द लॉ करेगा, कोर्ट रिगार्ड्स इट इमोरल करेगा, तो ये सब अनलॉफुल होगा। एवरी एग्रीमेंट ऑफ विच द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल, और सीधी सी बात फिर से है कि वो वॉइड होगा, जो कि अनलॉफुल है वो वॉइड होता है, उसका मान्यता नहीं होती है किसी भी चीज़ कानून की नज़र में। इलस्ट्रेशंस, ए एग्रीज टू सेल हिज हाउस टू बी फॉर 10,000 रुपीज़। Here's B's promise to pay the sum of 10,000 rupees is the consideration for A's A point promise to sell the house, and A's promise to sell the house is the consideration for B's promise to pay the 10,000 rupees. These are lawful considerations होते हैं, ठीक है, कि मतलब किसी ए ने एग्री किया बेचने के लिए हाउस 10,000 रुपीज़ के लिए, और बी ने प्रॉमिस किया सम ऑफ 10,000 इज़ द कंसिडरेशन है फॉर एज प्रॉमिस टू sell the house, and A's promise to sell the house is the consideration for B's promise to pay 1,000 rupees. These are lawful considerations होते हैं। A promise करता है पे करने के लिए 10,000 rupees at the end of 6 months. If C, who owes that sum to B, fails to pay it, अगर if C होता है जो कि वो उस पे owes करता है, the sum to B fails to pay it, B promises to grant time to C. Accordingly, here the promise of each party is the consideration for the promise of the other party, and they are lawful considerations. सीधी सी बात है, पता ही होगा आपको। नेक्स्ट पढ़ते हैं। Accordingly, here's A promise. Accordingly, B point पढ़ते हैं। Accordingly, here the promise of each party is the consideration for the promise of the other party, and they are lawful considerations. A प्रॉमिस करता है सर्टेन सम पेड टू हिम बाय बी, दो पर्सन होते हैं ए और बी। प्रॉमिस करता है ए कि वो देगा सर्टेन सम ऑफ मनी, प्रॉमिस फॉर ए सर्टेन सम ऑफ मनी पेड टू हिम बाय बी, जो बी को दे सॉरी ए प्रॉमिस करता है फॉर ए सर्टेन सम पेड टू हिम, उसको देना होगा जो कि बी देगा उसको, टू मेक गुड टू बी द वैल्यू ऑफ हिज शिप इफ इट इज रैक्ड ऑन अ सर्टेन voyage. Here's A's promise is the consideration for the B's payment, and B's payment is the consideration for A's promise. These are lawful consideration. A promised to maintain B's child, and B promised to pay 1,000 rupees yearly for the purpose. Here the promise of each party is the consideration for the promise of the other party. दे आर लॉफुल कंसिडरेशन होता है। ए बी एंड सी ई पॉइंट मिलते हैं। ए बी और सी एंटर एग्रीमेंट में होते हैं फॉर द डिवीजन अमंग दैम ऑफ गेन्स एक्वायर्ड और टू बी एक्वायर्ड बाय दैम बाय फ्रॉड। द एग्रीमेंट इज वॉइड होगा एज इट इज़ अनलॉफुल है। ए promises to obtain for B an employment in the public service, and B is promised to pay 1,000 rupees to A. जो एग्रीमेंट होगा वो वाइड होगा एज द कंसिडरेशन फॉर इट इज़ अनलॉफुल है। ए बीइंग एजेंट फॉर ए, इसकी बहुत सारे इलस्ट्रेशंस हैं, आपको ये एग्ज़ाम्स में आते हैं इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एफ पढ़ते हैं। ए प्रॉमिस कर रहे हैं ऑब्टेन फॉर बी एन एम्प्लॉयमेंट इन द पब्लिक सर्विस, एंड बी प्रोमिसेस टू पे 1,000 रुपीज़ टू ए। द एग्रीमेंट इज़ वॉइड, यहाँ पे भी एग्रीमेंट वॉइड होगा एज द कंसिडरेशन फॉर इट इज़ अनलॉफुल। अब जी पढ़ते हैं। ए बीइंग एजेंट फॉर ए लैंडेड proprietor agrees for money without the knowledge of his principal to obtain for B a lease of land belonging to his principal। जो एग्रीमेंट है ए और बी का वो वॉइड होगा एज इट इम्प्लाइज ए फ्रॉड बाय कंसीलमेंट बाय ए ऑन हिज प्रिंसिपल। ए एच पढ़ते हैं। बी प्रोमिसेस टू रिस्टोर द वैल्यू ऑफ द थिंग्स टेकन। जो बी है वो प्रॉमिस करता है वैल्यू को रिस्टोर करने के लिए जो कि थिंग्स ली गई हैं। एग्रीमेंट वॉइड होगा एज इट्स ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल। एज स्टेट इज सोल्ड फॉर एरियर्स ऑफ रेवेन्यू। जो एरियर्स मतलब बकाया, जो बकाया रह गया है रेवेन्यू एज स्टेट का, वो बेचने के लिए सोल्ड उसको बेच देता है। एज स्टेट जो होती है वो बेची जाती है फॉर एरियर्स ऑफ रेंट के लिए।
under the provisions of an act of the legislature by which the defaulter is prohibited from purchasing the state. B upon an understanding with A becomes the purchaser हो जाता है एंड एग्रीज टू कन्वे करता है स्टेट को ए को देने के लिए अपॉन रिसीविंग फ्रॉम हिम द प्राइस विच बी हैज़ पेड. जो एग्रीमेंट होता है वो वॉइड हो जाता है एज इट रेंडर्स द ट्रांजैक्शन इन इफेक्ट परचेज बाय द डिफॉल्टर कर देता है के द्वारा होता है एंड वुड सो डिफीट द ऑब्जेक्ट ऑफ द लॉ. जे पॉइंट ए हु इज बीज मुख्तार है प्रोमिस करता है एक्सरसाइज करने के लिए उसका इन्फ्लुएंस सच विद बी इन फेवर ऑफ सी एंड सी प्रोमिस टू पे 1000 रुपीज़ टू ए. द एग्रीमेंट वॉइड होगा बिकॉज इट इज़ इमोरल है. ए एग्रीज टू लेट हर डॉटर टू हायर टू बी फॉर कंक्यूबिनीज. द एग्रीमेंट वॉइड होगा. ओके. के पॉइंट because it is immoral though the letting may not be punishable under the Indian Penal Code Act number 45 of 1860. तो ये थे आपके सेक्शन 23 तक आज के इस वीडियो में. नेक्स्ट वीडियोस में हम और सेक्शंस को कंप्लीट करेंगे. जुड़े रहिएगा लीगल वोकैब बाय सौम्या से. और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, जो आपने पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो जाकर आप देख सकते हैं. और कोई भी क्वेरीज क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा. मैं उसका क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी और दूँगी उसको. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा. अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलिएगा. थैंक यू सो मच. लीगल वोकैब बाय सौम्या आपसे विदा लेती है आज के लिए. फिर से मुलाकात होगी नेक्स्ट सेशन में और नए सेक्शंस के साथ. थैंक यू. तब तक के लिए नमस्कार.